नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनाव प्रचार के लिए खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में हुंकार भरेंगे। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब विपक्ष के पास केवल अफवाह फैलाने, झूठे वादे करने और किसी तरह से बिहार की जनता और मतदाता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि बिहार में एनडीए इस बार अपनी सर्वाधिक सीटें जीतने का काम करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब बढ़ चला है, एनडीए की सरकार बिहार की समृद्धि और ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव विकास की बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं का उत्थान करना तेजस्वी की नियत ही नहीं। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि महागठबंधन न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और न ही उप मुख्यमंत्री। चिराग पासवान ने मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार ठोस संकल्प के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। लोग छठ पर्व के अनुष्ठान की तैयारी में जुट चुके हैं। सभी जगह छठ के पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं, जिससे पूरा माहौल छठ में नजर आ रहा है। पवित्र व्रत का संकल्प लेकर पहले दिन व्रती पवित्र स्नान करते हैं और अर्घ्य देने के बाद अरवा चावल और लौकी की सब्जी का सादा भोजन करते हैं। पर्व के दूसरे दिन खरना होता है। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। सोमवार को विभिन्न नदियों और जलाशयों के किनारे स्थित छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मंगलवार को व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि परंपरा, आस्था और सामाजिक समरसता के उत्सव छठ पूजा के नहाय खाए की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वाराणसी में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालु नदी किनारे पूजा वेदियों का निर्माण कर रहे हैं। छठ पूजा की तैयारियों पर दिल्ली मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम एक होकर काम कर रहे हैं। छठ घाटों पर किसी भी तरह की गंदगी ना हो और किसी को परेशानी ना हो, दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारे लिए ये लोक आस्था का पर्व है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा और साजिश की थी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि पूर्वांचल के भाई बहनों को कोई असुविधा न हो। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट पर छठ व्रतियों को अर्घ्य देने की किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। भारतीय रेलवे अब छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी यात्रा के लिए कमर कस रहा है। त्योहारों के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 28 अक्टूबर से नवंबर तक 6181 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
ट्रेनों का सुचारू परिचालन बनाए रखने के लिए सुरक्षा और नियमन हेतु पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली और सार्वजनिक घोषणा प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है। रेलवे ने पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और सहरसा में 24 घंटे 7 दिन मेडिकल बूथ स्थापित किए हैं। साथ ही यात्रियों को त्वरित स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षा प्रबंधन के लिए अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाएं भी तैयार रखी हैं। भारतीय रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पर व्यापक व्यवस्था की है, जिसमें अतिरिक्त प्रतीक्षालय और सहायता डेस्क स्थापित करना शामिल है। छठ पूजा के पावन अवसर पर भारतीय रेल ने भी रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाना शुरू कर दिया। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की भावना से जोड़ना और उनकी यात्रा को और भी सुखद बनाना है। यात्रियों ने आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेल की विशेष ट्रेनों और व्यवस्थाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में फिलीपींस, जाम्बिया और घाना के कृषि मंत्री सहित कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन में जीआई टैग वाले चावलों से बने उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे और चावल की नई किस्म भी जारी की जाएंगी। सम्मेलन का उद्देश्य चावल के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और तकनीक से दुनिया को अवगत कराना, किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और खरीदार देशों को एक मंच पर लाना और भविष्य की चुनौतियों और रोडमैप पर चर्चा करना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, जो 172 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास की उपलब्धता के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सभी टोल प्लाजा पर इन पासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। NHAI ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं को स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास सुविधा की उपलब्धता, दरों और प्रक्रियाओं के बारे में सटीक जानकारी हो। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस चेकिंग कर रही थी और कार चालक तेज रफ्तार में चेकिंग से बचने की कोशिश कर रहा था। कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में हर जगह देवी की मूर्तियों पर हमला हो रहा है। जब से टीएमसी की सरकार बनी है तभी से ये घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी जिहादी मानसिकता के लोगों की सरकार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के लोग 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नई मतदाता सूची चाहते हैं। एसआईआर मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि सही मतदाता सूची उनके सामने आए। मृतकों के नाम, घुसपैठियों के नाम एक नाम 4 जगह पर रखकर जो चुनाव हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच पर भारत ने फिर एक बार पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवतन नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करना चाहिए। हरीश ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी 1 नवंबर को रजत जयंती वर्ष के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण कर राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। लेह के जिला SNM अस्पताल में अत्याधुनिक
कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला की स्थापना और सफल संचालन शुरू हो गया है। इससे हृदय की अच्छी देखभाल के लिए लद्दाख से देश के अन्य भागों में यात्रा करते समय हृदय रोगियों के सामने आने वाली जटिलताएं और चुनौतियां अब लद्दाख में अतीत की बात हो गई हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2025 के मसौदे पर टिप्पणियां या सुझाव प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इस पर अब 3 नवंबर तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर सोमवार तक सभी जिला प्रशासन और विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्व और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 अत्याधुनिक तीव्र गश्ती पोत ICG अजीत और अपराजित का जलावतरण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये पोत स्वदेश निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में 7वें और 8वें हैं। लगभग 320 टन वजन वाले ये जहाज उत्कृष्ट गतिशीलता और प्राणोदन क्षमता से लैस हैं। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आई एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2025-26 में 6.6% की दर से बढ़कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में कहा कि भारत व्यापार समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी ऐसे व्यापारिक साझेदार की शर्तें स्वीकार नहीं करेगा जो उसे किसी अन्य देश के साथ संबंध रखने से रोके। पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यापार सौदे विश्वास पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा भारत हमेशा राष्ट्रीय हित के आधार पर ही फैसले करता है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत नए निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें लाइफ साइकिल LC 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC जैसे विकल्प शामिल होंगे। यह कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है जो चाहते हैं कि उन्हें भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिले। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS और UPS के अंतर्गत डिफॉल्ट ऑप्शन सहित कई निवेश विकल्पों में से चयन कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गिफ्ट सिटी के इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने और चांदी में कारोबारी मात्रा बढ़ाने के उपायों पर विचार के लिए 4 नवंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में IIBX में बुलियन ट्रेडिंग में बैंकों की मौजूदा भागीदारी की समीक्षा की जाएगी और ट्रेडिंग वॉल्यूम और हितधारकों का जुड़ाव बढ़ाने के संभावित उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत का HSBC फ्लैश कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स अक्टूबर में घटकर 59.9 पर आ गया है, जबकि सितंबर में ये 61.0 था। ये इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कंबाइंड परफॉर्मेंस को मापता है। म्यूचुअल फंडों ने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडर फंड ऑफ फंड्स योजनाओं में निवेश पर लगाई पाबंदी हटा दी है। इसकी वजह आपूर्ति की बाधाएं कम होना और चांदी बाजार में प्रीमियम सामान्य होना है। बाजार में उथल-पुथल का हवाला देते हुए अपने ETF फंड ऑफ फंड्स बंद करने वाले अन्य फंड हाउसों ने भी अपनी योजनाओं को नए निवेश के लिए खोल दिया है। 20 अक्टूबर से आदित्य बिरला, सन लाइफ, HDFC और कोटक और एक्सिस ने प्रतिबंध हटा लिए हैं।
सेबी ने म्यूचुअल फंडों एमएफ को इक्विटी शेयरों के प्री आईपीओ प्लेसमेंट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड आईपीओ से पहले केवल एंकर निवेशक के रूप में ही गैर सूचीबद्ध शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा सेबी ने कहा कि अगर म्यूचुअल फंड स्कीमों को प्री आईपीओ प्लेसमेंट में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो ऐसे मामलों में वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों को होल्ड कर सकती हैं, जो नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन होगा। आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में $4.5 अरब बढ़कर $702.3 अरब हो गया। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने 2024 से अपने गोल्ड रिजर्व में लगभग 75 टन की वृद्धि की है, जिससे कुल गोल्ड होल्डिंग 880 टन हो गई है, जो अब भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 14% है। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद 24 कैरेट सोने के दाम 1.22 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें 1.50 रुपए प्रति किलो से नीचे आ गई हैं। अमेरिका द्वारा रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत के रिफाइनर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित पश्चिम एशिया से अतिरिक्त कच्चा तेल खरीद सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वैकल्पिक स्रोतों से तेल लेने से भारत का आयात बिल थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इससे आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी और अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम कम होंगे। फेडरल बैंक ने घोषणा की है कि अमेरिकी निवेश फर्म ब्लैकस्टोन अपनी सहयोगी एशिया टू टॉप को आपको बता दें कि X111 के जरिए 6,196.51 करोड़ रुपए के निवेश से बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके लिए बैंक निजी नियोजन के आधार पर तरजीही शेयर जारी करेगी। फेडरल बैंक 27.29 करोड़ वारंटी जारी करेगा, जिन्हें 227 रुपए प्रति शेयर की दर से बदला जाएगा। वारंट की अवधि 18 महीने होगी और इन्हें एक या अधिक किस्तों में भुनाया जा सकेगा, जबकि पूरी हिस्सेदारी नियमकीय व्यय शेयर धारकों की मंजूरी पर निर्भर होगी। और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि उन पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियां एक विरोधाभास हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे कई दशकों से नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका ने अब पेट्रो को भी उन दुनिया के नेताओं की सूची में शामिल कर लिया है जिन पर वे पाबंदियां लगा चुका है, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एफएटीएफ ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 3 देशों को ब्लैकलिस्ट किया है। वहीं एफएटीएफ के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा है कि जो देश ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए हैं उन पर अभी लगातार निगरानी की जाएगी, यानी पाकिस्तान पर भी टेरर फंडिंग को लेकर निगरानी रहेगी। इससे दक्षिण अमेरिका में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के वामपंथी नेता के साथ तनाव तेजी से बढ़ गया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कंट्रोल को फलने फूलने दिया है और इस गतिविधि को रोकने से इनकार कर दिया। इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति और कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता के बीच बढ़ते टकराव को बढ़ावा मिला है। यूक्रेन के खेरसोन में 24 अक्टूबर को रूस की भारी गोलीबारी में कम से कम 2 महिलाओं की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है। हमले में घर, अपार्टमेंट और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। अभियोजक कार्यालय ने इसी रूसी सेना द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराध के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। एक न्यूज एजेंसी ने सोशल मीडिया वीडियो और उपग्रह इमेज के आधार पर हमले के स्थान की पुष्टि की। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर अब्बास हसन कार्की को मार गिराया। अब्बास हसन कार्की हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के मुख्यालय के रसद कमांडर थे। इजरायली सेना ने दावा किया है कि कार्की एक प्रमुख व्यक्ति थे जो हाल के महीनों में हिजबुल्लाह की युद्धक शक्ति के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अब्बास हसन कार्की की ये हत्या हिजबुल्लाह गुट के नेतृत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लक्षित कार्रवाई को दर्शाती है। यूक्रेन का समर्थन करने वाले 20 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त प्रयास में विश्व बाजार से रूसी तेल और गैस की बिक्री को रोकने पर सहमति जताई है। ये लंदन शिखर सम्मेलन में रूस पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कई उपायों में से एक है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस कदम से रूस की युद्ध मशीन के लिए पैसा रोका जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आर्थिक दबाव को ही युद्ध समाप्त करने का मुख्य तरीका बताया। लिथुआनिया के विल्नियस और कोनेस हवाई अड्डे कल रात अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। लिथुआनिया ने बेलारूस से उड़कर आए मौसमी संबंधी गुब्बारे के कारण यह कदम उठाया। इन गुब्बारों के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के एक विज्ञापन के कारण रोक दी थी। विज्ञापन में पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आवाज में कहा गया कि टैरिफ व्यापार युद्ध और आर्थिक नुकसान लाते हैं। रीगन फाउंडेशन ने कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और वे कानूनी कदम पर विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 237 रन का लक्ष्य दिया है। हर्षित राणा ने 39 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट लिए। सिडनी में भारतीय टीम अपने 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। सिडनी वनडे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बेहद भावनात्मक और अहम होगा। भारतीय क्रिकेट के इन दोनों पूर्व कप्तानों और दिग्गज बल्लेबाजों को संभवतः ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सिडनी में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबला देखने के लिए भारतीय टीम के प्रशंसक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली आज बड़ी पारी खेलेंगे और भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होगी। बहरीन में एशियाई युवा खेलों में भारत के वीर भादु ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। एशियाई युवा खेलों के मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पर्धा में भारत ने पहली बार पदक हासिल किया है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। एशियाई युवा खेलों में पुरुषों की 5000 मीटर पैदल चाल में पलाश मंडल ने भी कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स में भारत 2 स्वर्ण 3 रजत और 7 कांसे सहित कुल 12 पदक जीतकर तालिका में 5वें स्थान पर। सर्बिया में चल रही अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा 53 किलोग्राम और सारिका मलिक 59 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हंसिका लांबा और सारिका मलिक आज अपने जापानी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। बहरीन में एशियाई युवा खेल 2025 प्रतियोगिता में भारत के अंडर 18 लड़कों और लड़कियों की टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। लड़कियों की टीम ने फाइनल में ईरान को 75-21 से हराया। लड़कों की टीम ने भी फाइनल में ईरान को 35-32 से पराजित किया। विश्व फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी के साथ अपना नया 3 साल का अनुबंध साइन कर लिया है। इस समझौते के साथ मेसी अब 2028 तक मेजर लीग सॉकर में खेलते नजर आएंगे। 38 वर्षीय मेसी के इस अनुबंध को उनके करियर का आखिरी पेशेवर अनुबंध माना जा रहा है। उन्होंने 2004 में बार्सिलोना के साथ 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था। भारत के यूकी भामरी और क्रोएशिया के आंद्रे गोरेनसन ने वियना ओपन 2025 के पुरुष युगल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।